हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके बाद हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 में हमारे पास है इंजंक्शंस जनरली, और चैप्टर 8 सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में बात करता है। तो देखते हैं कि चैप्टर 7 में सिर्फ दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। सेक्शन 36 में बताया है कि रिलीफ किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा। तो रिलीफ दो तरीके से ग्रांट किया जाएगा इंजंक्शन का। टेम्पररी इंजंक्शन हो सकता है और परपेचुअल इंजंक्शन हो सकता है। परपेचुअल इंजंक्शन को हम कह सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, तो आप इसे परमानेंट भी कह सकते हैं। सेक्शन 37 में बताया है टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है और जब तक कि कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए होता है, एंड मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। किसी भी स्टेज पर जो है इसे ग्रांट किया जा सकता है और ये रेगुलेट होता है बाय सीपीसी। बेसिकली ये टेम्पररी इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर इट कम्स आउट। कि जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच में ए और बी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सूट ए ने मान लो फाइल किया किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। अब बी इसकी प्रॉपर्टी को गिराना चाहता है, तो ए जो है जब तक कि ये सूट पेंडिंग है, इसी को टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं, जब तक कि ये सूट पेंडिंग है ए कोर्ट से इंजंक्शन ग्रांट करवा लेगा कि एटलीस्ट जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक बी कुछ भी ऐसा ना करे, मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इसको ना गिराए, ठीक है, डिमोलिश ना करे। तो ये होता है हमारा टेम्पररी इंजंक्शन। तो यही मैंने बताया कि इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग परमानेंट भी कह सकते हैं। इट इज ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री। ये सिर्फ और सिर्फ डिक्री के फॉर्म में आता है। जैसे हमने टेम्पररी में देखा कि ये इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है, वहीं पर ये उल्टा है, ये डिक्री के फॉर्म में आता है। मतलब कि अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल में समझे तो अगर कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन अगर दे रही है, एक मतलब परमानेंट इंजंक्शन देने का क्या मतलब है, ए के फेवर में अगर बात जा रही है, अगर ए के फेवर में बात जा रही है तो कोर्ट जो है बी पर परमानेंट इंजंक्शन भी लगा सकती है कि आप इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, डिमोलिश नहीं करेंगे। सो ये एक तरीके की डिक्री हो गया। एट द हियरिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस, अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस होता है। बेसिकली दिस इज अ डिक्री, एक जजमेंट टाइप का आता है। अब आते हैं चैप्टर 8 पे। तो चैप्टर 8 में हमारे पास सेक्शन 38 से लेकर के 42 तक है। सेक्शन 38 कहता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। परपेचुअल इंजंक्शन कब दिया जाता है ये हमारा सेक्शन 38 में बताया। सो इट इज गिवन टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। कोई ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड प्लेंटिफ राइट। डिफेंडेंट जो है इन्वेड कर रहा है प्लेंटिफ की राइट को, उसकी राइट में दखल दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, ये वो। तो कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन द फॉलोइंग केसेस। इन 4 केसेस में कोर्ट जो है परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। वो 4 केसेस क्या है। डिफेंडेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्लेंटिफ का तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। कांट एसर्टेन एक्चुअल डैमेज बाय इन्वेशन। कोर्ट ये एसर्टेन नहीं कर पा रही है, ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी मतलब कोई भी डैमेज हुआ डिफेंडेंट की तरफ से तो उसको कितना डैमेज होगा, उसको मतलब कितना डैमेज होगा, उसको कितनी क्षति पहुंचेगी, इस चीज़ का कोर्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी। कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट या अफोर्डेबल रिलीफ। अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट ने इस तरीके मतलब हार्म कर दिया या डैमेज कर दिया या कुछ भी कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी किया, उसका राइट जो है इन्वेड किया, तो कॉम्पनसेशन अगर हम सिर्फ प्लेंटिफ को दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन इन मनी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर सिर्फ मनी का कॉम्पनसेशन हम उन्हें दे रहे हैं तो वो एक एडिकेट रिलीफ नहीं होगा, तो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। ऑब्वियसली भाई हम प्रोसीडिंग्स की मल्टीसिप्लिसिटी को रोकना चाहते हैं, मतलब कि प्रोसीडिंग्स कम करना चाहते हैं, तो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है।
अब आते हैं सेक्शन 41 पे। देखो हम ये साथ में क्यों पढ़ रहे हैं। सेक्शन 38 में बताया कि परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कब हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 41 में ये बताया है कि रिफ्यूज कब हो सकता है। तो सेक्शन 38 में क्या बताया कि ग्रांट कब करेंगे, और 41 में क्या बताया कि हम रिफ्यूज कब कर रहे हैं इंजंक्शन। तो देखो रिफ्यूज कब हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जैसे मान लो कि अब प्लेंटिफ चाहता है कि उस डिफेंडेंट के खिलाफ कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसिक्यूट करे, लेकिन डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट गया कोर्ट में और लेके मतलब उसके खिलाफ वो इंजंक्शन लाना चाहता है कि ये मेरे खिलाफ जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग ना डाले, यानी कोई केस ना करे। तो ऐसे में आप इंजंक्शन नहीं ले सकते ना, भाई उसका राइट है, वो ऐसा कर सकता है, वो केस डाल सकता है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। रेस्ट्रिक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट। देखो जैसे मान लो कि ए इंजंक्शन लेने गया, ठीक है, और बी गया हायर कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए। बी अपनी प्रोसीडिंग जो है वो हायर कोर्ट में डाल रहा है, ए जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में इंजंक्शन लेने गया। तो हायर कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग करना चाहता है तो लोअर कोर्ट उसके लिए इंजंक्शन नहीं दे सकती ना। अब ऑब्वियसली ये इसके ऊपर कैसे हावी हो सकता है, ये लोअर कोर्ट ये हायर कोर्ट पे कैसे हावी हो सकता है। तो अगर बी ने यहां प्रोसीडिंग डाली है तो ए कोर्ट में, जहां पर जिस कोर्ट में ए गया है यानी कि लोअर कोर्ट में, वहां से जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता है इस प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए। अब क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है अप्लाई टू लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी पे कोई अप्लाई करना चाहता है, मतलब पंचायत वगैरह में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, तो आप उसको भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप इंजंक्शन नहीं लेके जा सकते। रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल मैटर। कोई क्रिमिनल मैटर अगर आपके खिलाफ कुछ भी केस करना चाहता है क्रिमिनल सेंस में, तो आप उसके खिलाफ भी जो है रेस्ट्रिक्ट आप उसको नहीं कर सकते, इंजंक्शन लेकर के नहीं जा सकते। प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अगर हम उस चीज को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिवेंट न्यूसेंस नॉट क्लियर। एक ऐसे न्यूसेंस को आप प्रिवेंट करना चाहते हो जो क्लियर ही नहीं है कि न्यूसेंस है या नहीं है, तो ऐसे में इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता। एफिकेशियस रिलीफ का मतलब होता है, एफिकेशियस रिलीफ कैन बी ऑब्टेन्ड का मतलब होता है कि इंजंक्शन से बेटर रिलीफ है आपके पास, मतलब कि आप बेटर रिलीफ ले सकते हो, ठीक है। इंजंक्शन से भी बेटर रिलीफ आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप वो रिलीफ इंजंक्शन का रिलीफ लेने पहुंच गए तो कोर्ट आपको मना कर देगी कि नहीं, इससे बेटर रिलीफ आपके पास अवेलेबल है, आप जा करके वो लीजिए। डीले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप जो है रुकवाना चाहते हो या उसमें डीले करवाना चाहते हो, तो आप इंजंक्शन नहीं ग्रांट करवा सकते कोर्ट से। कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। देखो इस पॉइंट में क्या है, डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ का ही जो कंडक्ट है वो खराब है। कोर्ट में जैसे हम बदतमीजी कर, कोर्ट में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो कोर्ट बोलेगी कि आपका खुद ही कंडक्ट नहीं अच्छा है, आप इंजंक्शन हमसे मांगने आए, आपको खुद ही कंडक्ट नहीं अच्छा है, तो हम आपको इंजंक्शन नहीं ग्रांट करेंगे। प्लेंटिफ का खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या मतलब है, प्लेंटिफ का खुद कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसका ये मतलब है कि कोई पीआईएल थोड़ी ना है, ये जो है कोई पीआईएल थोड़ी ना है भाई। जिसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है या इंजंक्शन ग्रांट करवाना है वो खुद जाएगा ना, जिसको प्रॉब्लम है या जो इंटरेस्टेड है वो खुद जाएगा। कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पर, जिसको उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे चलो अच्छा इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि जैसे मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और मुझे चाहिए उसके खिलाफ इंजंक्शन, तो कोर्ट में मैं जाऊंगी ना। मेरे बिहाफ पर अगर कोई दूसरा इंसान जाएगा, कोई ऐसा महान व्यक्ति जाएगा, तो वो नहीं जा सकता, अगर क्योंकि उसका मेरे घर में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और दिस इज नॉट अ पीआईएल, दिस इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थोड़ी ना है कि मेरे बिहाफ पर कोई भी चला जाएगा और उसको इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा। तो जाना हमेशा उसी को है जिसको न्यूसेंस कॉज हो रहा है या कोई भी परेशानी हो रही है। तो अगर प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो इंजंक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ मैंडेटरी इंजंक्शन, जो किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 39 में डिफाइंड है। देखो इसमें क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें कट रही हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़े उसमें लिख दिया है, इस वजह से अब से ऐसा नहीं होगा। ओके, कमिंग बैक,
सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में बात करता है। प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट्स। देखो मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट को जो है इंजंक्शन ग्रांट करना पड़ेगा। देखो इसको पहले हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जब किसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच होने से रुकवाना है, इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट, और कुछ सर्टेन ऐसे एक्ट्स हैं जिनका हमें परफॉर्मेंस करवाना पड़ेगा, विच द कोर्ट इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ, कि उसका ब्रीच ना होने पाए, एंड ऑल्सो टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट, और उनका परफॉर्मेंस कंपेल कराने के लिए। तो बेसिकली मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब ये है कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है और किसी ऑब्लिगेशन का ब्रीच होने से आपको मतलब किसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच होने से अगर कोर्ट को प्रिवेंट करना है, तो कोर्ट जो है मैंडेटरी इंजंक्शन पास करेगी और आपको कंपेल करेगी कि आप कुछ परफॉर्मेंस करें रिक्विजिट एक्ट्स का, कोई सर्टेन एक्ट्स का। फिर आओ सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 कहता है डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। ल्यू का मतलब क्या होता है? अलावा। या तो इंजंक्शन के अलावा कोई और रिलीफ हमें दे दो, या तो इंजंक्शन के साथ हमें डैमेजेस दे दो। ठीक है, देखो इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 और 39, सेक्शन 38 और 39 में अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मे क्लेम डैमेजेस और सब्स्टिट्यूशन। आप या तो डैमेजेस क्लेम कर लो या उसके अलावा कोई और चीज क्लेम कर लो। No relief if not claimed, court shall at any stage allow to amend the plaint। अगर प्लेंटिफ ने इसको रिलीफ को नहीं मांगा कोर्ट से, तो कोर्ट जो है वो किसी भी समय, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। कोर्ट जो है किसी भी समय पे किसी भी स्टेज पर अलाउ कर सकते हैं कि आप प्लेंट को अमेंड कर लीजिए और अपना क्लेम जो है आप ये क्लेम कर लीजिए, जो भी क्लेम आपको करना है। एक बार सेक्शन 40 को हम लोग सही से पढ़ेंगे। द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38, सेक्शन 38 में हम लोग ने परपेचुअल इंजंक्शन पढ़ा, और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 मे क्लेम डैमेजेस ईदर इन एडिशन टू। देखो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, ईदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर सच इंजंक्शन। या तो इंजंक्शन के साथ ले ले या तो सब्स्टिट्यूशन में ले ले, ठीक है। एंड द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, और अगर कोर्ट चाहती है तो अवॉर्ड कर देगी डैमेजेस। नो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल बी ग्रांटेड अनलेस दिस सेक्शन अंडर द सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच रिलीफ इन द प्लेंट। तो वही बात है कि जब तक कि प्लेंटिफ रिलीफ मांग नहीं करेगा, किसी चीज की प्लेंटिफ रिलीफ की मांग नहीं करेगा, तब तक उसे नहीं मिलने वाला। अब आओ हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो कि कहता है सेक्शन 42 इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट भी कोर्ट परफॉर्म करवा सकती है। कैसे करा सकती है? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, अफर्मेटिव एग्रीमेंट भी है, नेगेटिव एग्रीमेंट भी है, पॉजिटिव एग्रीमेंट भी है, नेगेटिव एग्रीमेंट भी है। कोर्ट कैन नॉट कंपेल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहां पर कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, बट कैन ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, क्यों? क्या आप नेगेटिव एग्रीमेंट परफॉर्म करें। इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक्स है, वाई है, एक्स ने वाई से किया कॉन्ट्रैक्ट कि तुम मेरी PYQ कंपनी में टीचिंग करोगे, ठीक है, कुछ भी मान लो, आप टीचिंग मान लो, कुछ भी मान लो, जॉब करोगे, ठीक है। एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम टीचिंग करोगे 2 साल तक यहाँ पर। तो ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट कि तुम टीचिंग करोगे भाई 2 साल तक। देखो जब भी कोई इस तरीके के टीचिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी कोचिंग वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये सभी को पता होगा, जो इनफैक्ट जो इस लाइन में उन्हें तो पता ही होगा, नहीं पता है तो सुनो। होता क्या है कि दो इसमें ना एक एफर्मेटिव एग्रीमेंट होता है, एक नेगेटिव एग्रीमेंट होता है। यूजुअली ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता होगा, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक होता है ऐसा एग्रीमेंट कि आपको यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है, यू हैव टू, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं हैव टू लिख दूँ क्या? कैन तो गलत हो गया ना,
कि आपको तो यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। और नेगेटिव एग्रीमेंट क्या है कि 2 साल तक जब तक आप यहाँ पढ़ा रहे हैं PYQ कंपनी में, आप किसी और कंपनी में नहीं पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। जब तक आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तब तक आप किसी और दूसरी कंपनी में नहीं पढ़ा सकते। सीधी सी बात है, ये तो इतना तो जायज़ है, इतनी कंडीशन जो है वो जो एम्प्लॉयर है वो लगा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इन्होंने क्या किया, जो ये टीचिंग जिनको करनी थी, इन्होंने ये जो है मान लो कि 4 महीने में ही छोड़ के चले गए, 4 महीने में छोड़ के चले गए और किसी दूसरे उसमें वो पढ़ाने लगे, ठीक है। किसी दूसरे मान लो कि ABC कंपनी में पढ़ाने लगे, ठीक है। ABC कंपनी में पढ़ाने लगे। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया ना। इसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको जो है दो तरीके के एग्रीमेंट इसने किए थे। इसमें एक अफर्मेटिव था, एक नेगेटिव था। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ेगा और 2 साल तक जब तक आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तब तक आप किसी और दूसरी कंपनी में नहीं पढ़ा सकते। अब ये नहीं पढ़ा सकते क्या हो गया, ये एक नेगेटिव एग्रीमेंट हो गया। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और ये 4 महीने के अंदर अंदर किसी दूसरी कंपनी में ABC कंपनी में पढ़ाने लगे। अब क्या होगा, 2 तरीके के एग्रीमेंट हो गए, पॉजिटिव एग्रीमेंट हो गया, नेगेटिव एग्रीमेंट हो गया, या अफर्मेटिव एग्रीमेंट हो गया और नेगेटिव एग्रीमेंट हो गया। सेक्शन 42 कह रहा है, सेक्शन 42 क्या कह रहा है, सेक्शन 42 कह रहा है कि कोर्ट जो है वो कंपेल नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। क्यों नहीं कंपेल कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? आंसर है आप लोगों के पास, क्यों नहीं इसको वो कंपेल कर सकती, क्यों नहीं कंपेल कर सकती? क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन है। या किसी भी मामले में जो है, इस मामले में कोर्ट जो है वो कंपेल नहीं कर सकती। कोर्ट ने कंपेल मान लो नहीं किया, ठीक है। अब जब कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, लेकिन क्या लिखा है, बट कैन ग्रांट इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए जो है कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। मतलब कि कोर्ट जो है वो वाई पर ये लगा देगी कि आप अगले 2 साल तक, या देखो कुछ समय तक ही होता है, 2 साल की बात नहीं करते, कुछ समय तक होता है, सर्टेन टाइम के लिए आप ये ABC कंपनी में नहीं पढ़ाएंगे, आप ये ABC कंपनी में नहीं पढ़ा सकते। कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्रीच किया, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, इसलिए। ठीक है, समझ में आया ये? तो यही कह रहा है सेक्शन 42। सेक्शन 42 ने हमारे यही कहा है कि 2 तरीके के, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके के एग्रीमेंट है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती, कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती किसी को भी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें, लेकिन इंजंक्शन जरूर ग्रांट कर सकती है। क्या कर सकती है? इंजंक्शन जरूर ग्रांट कर सकती है। क्या परफॉर्म करने के लिए? नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस और चैप्टर 7 और 8 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोगों ने अपना स्पेसिफिक रिलीव बैक कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।